राघवपुर नाम के गांव में एक रमेश नाम का आदमी अपने परिवार के साथ रहा करता था। उसकी फूलों की खेती का व्यवसाय था। वो जो भी बीज लेकर जाता उसे वो उगाकर उसके पौधे बना देता था। ये देख सभी घर वाले उस पर बहुत खुश थे। एक दिन रमेश का मित्र समर वहां आता है और रमेश से, रमेश, इस साल भी तुमने फूलों की खेती की है। इस साल तुमने नया क्या लगाया है खेती में? मैंने इस साल ट्यूलिप्स के भी फूल लगाए हैं। देखते हैं कैसे आते हैं। मेरे हाथ से कोई बीज लगाया और उसे फूल नहीं आया, ऐसा कभी हुआ है क्या? हाँ, ये बात तो सच है रमेश, तुम्हारे हाथ में जादू है। अच्छा, ये लो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ अलग फूलों के बीज लेकर आया हूँ। धन्यवाद समर, तुम सच में मेरे दोस्त हो। ऐसा कहकर समर कुछ काम से वहां से चला जाता है। कुछ समय बाद रमेश वो बीज अपने खेत में लगा देता है और कुछ महीनों बाद उसे बहुत सुंदर गुलाब के फूल आते हैं। उसे देख रमेश बहुत खुश हो जाता है। वो गुलाब के फूल अलग अलग रंग के थे। उसे देखकर बहुत से लोग फूल लेने के लिए आया करते थे। ये देख उस गांव का साहूकार मोहनलाल मन में, ये रमेश तो बहुत ही तरक्की कर रहा है। छोटी सी खेती लेकर आज कितने अच्छे दाम में फूल बेच रहा है। इसका ना कुछ करना ही पड़ेगा। ऐसा मन में सोचकर साहूकार रमेश के खेत के पास चला जाता है। तभी साहूकार मोहनलाल रमेश से, अरे रमेश, कैसे हो? अच्छा हूँ साहूकार जी, आप कैसे हो? और यहाँ कैसे आना हुआ आपका? कोई काम हो तो बताइए। अरे मेरा कुछ काम नहीं है, मैंने तुम्हारे खेती में अच्छे गुलाब देखे तो उन्हें देखने के लिए चला आया बस। आइए ना साहूकार जी, मैं आपको अलग अलग फूल दिखाता हूँ। अरे रमेश, ये तो बहुत अच्छे प्रकार के अलग अलग गुलाब के फूल है तुम्हारे खेत में। मैंने तो अभी तक इतने अच्छे फूल कभी तक देखे ही नहीं। आपको अगर कुछ फूल चाहिए तो आप ले सकते हो साहूकार जी। जरूरत पड़ने पर मैं तुम्हारे खेत से ही फूल लेकर जाऊंगा रमेश। मैं कल दूसरे गांव गया था, मुझे वहां भी अलग अलग फूलों के बीज मिले हैं तो मैं लेकर आया हूँ। तुम चाहो तो मैं तुम्हें नौकरों के हाथ भिजवा देता हूँ। जी साहूकार जी, आप भेज दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे लिए इतना सोचा। चलो अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर मोहनलाल रमेश के खेत में से चला जाता है और अपने नौकर के हाथ कुछ बीज भिजवा देता है। रमेश जी, मालिक ने ये तुम्हारे लिए कुछ बीज भिजवाए हैं, ये ले लो। अरे आओ हरिया, बैठो। अरे नहीं रमेश जी, मुझे बहुत काम है, मैं चलता हूँ। ठीक है, धन्यवाद हरिया। रमेश वो बीज की पोटली खोलकर देखता है तो उसमें सूखी हुई मछलियां होती है। साहूकार जी ने मेरे खेत में लगाने के लिए सूखी मछलियां दी है। रमेश पोटली हाथ में लिए सोचता है। तभी उसकी बीवी चेतना रमेश से, अजी, ये सूखी हुई मछली किसने दी है? ये तो किसी काम की नहीं है। ये मछलियां साहूकार जी ने दी है। उन्होंने फूलों के बीज बताकर ये मछलियां दी है मुझे। वो हमसे जलते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। अब तो मैं इन मछलियों को भी खेत में लगाऊंगा और इसे उगाऊंगा। ऐसा कहकर रमेश खेत तैयार करने चला जाता है। उसे देख चेतना बड़ी अचरज में पड़ जाती है और मन में, अब ये क्या मछलियों की खेती करने वाले हैं क्या? हे भगवान, इन्हें थोड़ी सद्बुद्धि दे। रमेश अब उसका रहा हुआ खेत जोतकर उसमें मछलियां फेंक देता है और शाम के समय नदी के किनारे बैठ जाता है। रमेश सोच ही रहा था, तभी नदी के पास एक बूढ़ी औरत आई। बूढ़ी औरत रमेश से, बेटे, क्या हुआ? तुम चिंतित लग रहे हो। दादी, नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं चेहरा पहचानती हूँ, बताओ क्या समस्या है? शायद मैं तुम्हारी मदद कर पाऊँ। दादी, मैं मेरे खेत में अच्छी फूलों की खेती कर रहा था तो हमारे गांव के साहूकार मेरी तरक्की देखकर मुझसे जलता है, इसलिए उसने मुझे मेरे खेत में लगाने के लिए बीज लेकर आया। ऐसा कहकर नौकरे के हाथों सूखी मछलियां भेजी है। मैंने उसे खेत में लगा दी, मगर अब मैं मेरे खेत का क्या होगा यही सोचकर परेशान हूँ। बेटे, तुम्हारी समस्या का समाधान मेरे पास है। मैं तुम्हें ये विभूति देती हूँ, तुम ये तुम्हारे खेत में डाल दो, फिर देखो क्या चमत्कार होता है। मैं कुछ समझा नहीं दादी। तुम ये विभूति लेकर जाओ और मछली लगाए हुए खेत में डालकर आओ। कुछ महीनों बाद चमत्कार देखो। वहाँ अगर पौधे उगे तो उनकी अच्छे से देखभाल करना। ऐसा कहकर बूढ़ी औरत ने रमेश के हाथों में विभूति रख दी और वहाँ से चली गई। उस विभूति को देख रमेश सोचते हुए, क्या ये विभूति सच में काम करेगी? चलो, दादी ने दी है तो डालकर देखता हूँ। ऐसा सोचकर रमेश घर चला जाता है। घर जाकर
चेतना और रमेश दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अब अगले दिन रमेश उठकर खेत में जल्दी चला जाता है और खेत में दादी ने दी हुई विभूति डाल देता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। कुछ दिनों बाद खेतों में छोटे छोटे पौधे उगकर आते हैं। वो देख रमेश बहुत खुश हो जाता है और अपनी पत्नी चेतना से, अरे ये देखो, मैंने दादी की बात मानकर इस खेत में विभूति डाल दी थी और आज देखो उस खेत में छोटे छोटे पौधे उग कर आए हैं। हाँ, आप सच कह रहे हैं, उस बूढ़ी दादी ने हमारी बहुत मदद की है। ऐसा कहकर रमेश अपने खेती का अच्छी तरह से ध्यान रखा करता था। 3 महीने हो जाने के बाद रमेश एक पौधा उखाड़ के देखता है। तभी उसके नीचे कुछ मछलियां लगी हुई दिखाई देती है। रमेश उन मछलियों को तोड़ने लगता है। तभी उसे महसूस होता है कि वो कोई साधारण मछली नहीं है, उसका रंग सोने जैसा है। वो उसे तोड़कर एक टोकरी में डालता है। तभी वो मछलियां चमकने लगती है। तभी रमेश का दोस्त राघव वहां आ जाता है। राघव रमेश से, रमेश, तुमने तो चमत्कार ही कर दिया। खेत में मछली की खेती करके दिखाई। ऊपर से ये मछलियां मुझे सोने की लग रही है। सोनार के पास जाकर देखना पड़ेगा। राघव, तुम सच कह रहे हो। मुझे भी ये सोने की मछलियां लग रही है। चलो हम इसे सोनार के यहाँ लेकर जाते हैं। ऐसा कहकर रमेश और राघव सोनार की दुकान में चले जाते हैं। तभी सोनार देखता है तो वो सच में सोने की मछली होती है। उन 4 मछलियों को बेचकर रमेश के पास बहुत पैसा आ जाता है। रमेश वो पैसे लेकर घर चला जाता है और चेतना से, चेतना, ये पैसे लो, इन्हें संभाल के रखो। इतने पैसे कहाँ से आए आपके पास? हमारे खेत में पौधों को सोने की मछलियां लगी है। एक पौधे की निकाली तो इतने पैसे आए। अब मैं जल्दी जाकर सब पौधों की मछलियां तोड़कर घर लेकर आता हूँ। हाँ, जल्दी जाइए। हाँ। ऐसा कहकर रमेश खेत में चला जाता है और खेत में जाकर सारे खेत की मछलियां निकाल लेता है और एक ट्रक में भर के अपने घर लेकर आता है। घर लाते ही रमेश अच्छा घर बनवाता है और जरूरत की कुछ चीजें खरीद लेता है। अब रमेश गांव में जरूरतमंदों की मदद कर दिया करता था। ये बात तो जैसे पूरे गांव में फैल गई और साहूकार मोहनलाल मन ही मन बहुत दुखी हुआ। वो मन में, मैंने उसका बुरा करने के हेतु ऐसा किया था, मगर उसका नसीब इतना अच्छा है कि सोने की मछलियां खेत आ गई। ऐसा सोचकर वो बहुत दुखी होता है। इधर रमेश सारे गांव वालों को कुछ पैसे बांटकर उनकी तकलीफें दूर करने की कोशिश करता है। अब मोहनलाल के दिमाग में एक अच्छा विचार आता है। वो सारे गांव वालों से कह देता है कि, सुनो गांव वालों, रमेश को मछली उगाने के बीज मैंने ही दिए थे। जिसको चाहिए वो लेकर जाओ। ऐसा कहकर मोहनलाल बहुत सारी सूखी मछली खरीद लेता है और गांव वाले भी मोहनलाल से सूखी मछली खरीदकर अपने खेतों में डालने लगे। मगर कुछ दिनों बाद खेतों में से बहुत बदबू आने लगी। एक भी पौधा नहीं उगा। अब सब लोग समझ गए थे कि मोहनलाल ने उन्हें फंसाया है। सभी लोग उसके घर पे चले जाते हैं और, अरे मोहनलाल जी, हमें हमारे पैसे वापस चाहिए। अरे क्या हुआ है, आज अचानक तुम्हें सबको पैसे चाहिए? आपने हमें फंसाया है। हमारे खेतों में एक भी पौधा नहीं आया है। बहुत बदबू आ रही है हमारे खेतों में और हमें हमारे पैसे लौटा दीजिए। मैं ऐसे कैसे आपके पैसे वापस कर दूं? फिर हम सब आपको पुलिस स्टेशन लेकर चलते हैं। मोहनलाल पुलिस का नाम सुनकर डर जाता है और, ये लीजिए आपके पैसे। सब लोग मोहनलाल से पैसे लेकर अपने घर चले जाते हैं। मोहनलाल को अब अपनी गलती का अच्छा सबक मिला था। वो फिर से कभी भी लोगों को फंसाया नहीं करता था और रमेश भी गांव वालों की मदद करता था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में कितनी भी कठिन परिस्थिति आए उसका डटकर सामना करना चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। रामगढ़ नाम का एक सुंदर गांव था। उस गांव में रेवती नाम की औरत दूध बेचने का काम किया करती थी। रेवती की सुधा और राधा नाम की 2 लड़कियां थी। दोनों भी पढ़ाई अच्छी तरह से किया करती थी। रेवती के पास 3 गाय होने के कारण रेवती गाय का दूध बाजार में जाकर बेचा करती थी। कभी कभी दूध बच जाने के कारण रेवती उस बचे हुए दूध का दही बनाकर बेचा करती थी। रेवती का स्वभाव विनम्र होने के कारण लोग उससे ही दूध और दही खरीदा करते थे। एक दिन चंपा रेवती के घर आकर, रेवती बहन, मेरे घर आज मेहमान आने वाले हैं, इसीलिए मुझे 5 लीटर दूध और 2 किलो दही चाहिए था। आज दूध और दही दोनों भी है। ये लो चंपा, और कुछ चाहिए? नहीं, और कुछ नहीं चाहिए। चलो रेवती बहन, मैं आती हूँ। हाँ, रेवती दूध देकर बाहर गायों को पानी और चारा डाल के घर में आती है। घर में आकर देखती है तो सुधा और राधा घर का काम कर रही थी
उन्हें देख रेवती, सुधा जरा पानी तो लाना। हाँ माँ, अभी लाती हूँ। ऐसा कहकर सुधा पानी लेकर आती है और तभी सुधा रेवती से, माँ आज तुम थकी हुई लग रही हो, तुम कहो तो हम तीनों गायों को लेकर चराने जाते हैं। हाँ माँ, यही पास में ही लेकर जाते हैं। ठीक है, तुम दोनों गायों को लेकर जाओ, लेकिन उन पर ध्यान रखना, किसी के खेत में नहीं जानी चाहिए। हाँ माँ, हम गायों पर ध्यान रखेंगे। चलो दीदी। ऐसा कहकर राधा और सुधा गायों को लेकर वहां से जंगल की ओर चली जाती है। जंगल में जाते ही सुधा और राधा एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। गाय उनके पास ही घास खा रही थी। थोड़ी देर में दोनों बहनें गायों को लेकर घर चली जाती है। घर जाते ही सुधा अपना काम करने लग जाती है और राधा अपनी पढ़ाई कर लेती है। तभी रेवती के घर की पड़ोसी रेखा आ जाती है। रेखा रेवती से, रेवती बहन, मेरे घर में कल का खाना बहुत बचा हुआ है, मैं तुम्हारे गायों को वो खाना खिला दूं क्या? हाँ खिला दो रेखा, ये भी कोई पूछने वाली बात है। ऐसा कहकर रेवती घर में चली जाती है। रेखा को रेवती की तरक्की देख जलन महसूस हुआ करती थी, इसीलिए रेखा ने गायों के खाने में आज कुछ मिलाकर लाया था। रेखा मन ही मन बहुत खुश होकर, मैंने ये खाना गाय को खिला दिया तो गाय दूध ही देना बंद कर देगी, कितना मजा आएगा ना, रेवती का धंधा बंद हो जाएगा। ऐसा कहकर रेखा गाय को खाना खिलाकर वहां से चली जाती है। शाम होने पर रेवती गाय का दूध निकालने जाती है। गाय दूध ही नहीं देती। लगता है आज इनका पेट भरा नहीं होगा, इसीलिए मेरी गाय दूध नहीं दे रही है। मैं सुबह इनका दूध निकालूंगी। अब रेवती घर में जाकर अपना काम कर लेती है और अगले दिन सुबह रेवती गाय का फिर से दूध निकालने जाती है। गाय आज भी दूध नहीं देती। ये देख रेवती बड़ी चिंतित हो जाती है और खुद से, मेरी गायों को अचानक से क्या हो गया है, इन्होंने कल भी दूध नहीं दिया और आज भी दूध नहीं दिया। ऐसा सोचते सोचते रेवती घर में आ जाती है। रेवती बड़ी चिंतित हो गई थी। ऐसे ही 1 महीना पूरा हो गया मगर गायों ने दूध ही नहीं दिया। इससे घर के हालात बहुत खराब हो गए थे। उनके खाले के लाले पड़ने लगे थे। ये देख रेवती बड़ी परेशान होने लगी। कमाने का एक ही जरिया होने के कारण रेवती बहुत सोचने लगी। एक दिन रेवती को हार्ट अटैक आ गया। तभी घर में सुधा अकेली थी। सुधा ने पड़ोसियों को बुलाकर रेवती को अस्पताल में लेकर गई। राधा को ये बात जैसे पता चली वैसे ही राधा अस्पताल में आ गई। तभी डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर, क्या हुआ है मेरी माँ को? आपकी माँ को हार्ट अटैक आया है, इसलिए उनकी हालत बहुत खराब है। उनका जल्द ही ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर, मेरी माँ के ऑपरेशन का कितना खर्चा आएगा? कम से कम 2 लाख तक आएगा। सुधा सोचने लगी कि पैसों का इंतजाम कहाँ से हो पाएगा। इसी सोच में सुधा अस्पताल से घर के लिए निकल गई। घर जाते समय उसे एक सिद्ध बाबा दिखाई दिए। सुधा उनके पास जाकर, प्रणाम बाबा। क्या हुआ है बेटी, बड़ी चिंतित लग रही हो? बाबा, मैं बड़ी कठिन परिस्थिति में हूँ। मेरी माँ का ऑपरेशन करवाना है और उसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊं? बाबा अपनी आंखें बंद कर ध्यान लगाते हैं। तभी उन्हें सारी कहानी पता चल जाती है। तभी बाबा सुधा से, बेटी, मैं तुम्हें ये जल दे रहा हूँ, इसे तुम अपनी गायों को पिलाना। इससे चमत्कार होगा और तुम्हारी गाय दूध की जगह सोना देने लगेगी। ऐसा कहते ही सुधा के चेहरे पर खुशी छा गई। सुधा ने बाबा को प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद लिया। तभी बाबा ने उसे एक कमंडलू में से जादुई जल दिया। वो जल लेकर सुधा अपने घर चली जाती है। घर आकर सुधा ने तीनों गायों को समान मात्रा में जादुई जल पिलाया। उस जल को पीते ही गाय सोना देने लगी। एक गाय सोना, दूसरी गाय चांदी के सिक्के और तीसरी गाय हीरे देने लगी। ये देख सुधा बहुत खुश हो जाती है। सुधा सोने के सिक्के जमा करके एक पोटली में भर लेती है और चांदी के सिक्के और हीरे एक पोटली में भर के घर में रख देती है। सुधा बाहर आकर गायों से, बाबा, आज आपकी वजह से मेरी माँ का ऑपरेशन हो पाएगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुधा पोटली लेकर सोनार के पास चली जाती है। वहाँ सोने के सिक्के बेचकर पैसे लेती है। सुधा पैसे लेकर अस्पताल में जमा करवाती है। रेवती का जल्द ही ऑपरेशन हो जाता है। कुछ ही दिनों में रेवती स्वस्थ होकर घर आ जाती है। रेवती को सोना देने वाली गायों के बारे में पता चलता है तो रेवती की आंखें भर आती है। रेवती जल्दी से गायों के पास चली जाती है और उन्हें प्रणाम करती है।
और अपनी बच्चियों के साथ सिद्ध बाबा के पास चली जाती है। रेवती सिद्ध बाबा से, बाबा, आपकी वजह से आज मैं जीवित हूँ और मेरा परिवार खुशहाल है। बेटी, ये तुम्हारे पुण्य कर्म है। तुमने गायों की जो सेवा की है उसी का फल तुम्हें मिल रहा है। अब तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं पड़ेगी। धन्यवाद बाबा। खुश रहो बेटी। ऐसा कहकर बाबा साधना में लीन हो जाते हैं। अब रेवती अपने बेटियों के साथ घर आ जाती है। घर आकर रेवती सोना, चांदी और हीरे जमा करके सोनार के पास चली जाती है और उन्हें बेचकर जो पैसे आते हैं उसमें रेवती खुद का घर अच्छा बनवाती है और गरीबों को बहुत दान करती है। उस गांव में किसी गरीब को पैसे की जरूरत पड़े तो वह रेवती के पास आ जाया करता था और रेवती उनकी मदद कर दिया करती थी। रेवती जादुई 3 गायों की सहायता से गरीब लोगों की मदद कर रही थी। साथ ही साथ उसने गांव में बड़ा अस्पताल भी बनवाया। उसमें गरीबों का मुफ्त में इलाज हुआ करता था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में कठिन समय आने पर उसका डटकर सामना करना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। जो दूसरों की मदद करता है, भगवान उसी की मदद करते हैं।